वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर क्लास 10th के हिस्ट्री इतिहास का दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। वियतनाम को औपचारिक रूप से 1945 ईस्वी में यानी भारत से भी पहले आज़ादी मिल गई थी, लेकिन वियतनाम गणराज्य की स्थापना के लिए ये वहाँ के लोगों को 30 साल और संघर्ष करना पड़ा। इंडो चाइना पर केंद्रित इस अध्याय में आपको प्रायद्वीप की एक महत्वपूर्ण देश वियतनाम के बारे में जानने का मौका मिलेगा। वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय इस प्रकार नहीं हुआ था जिस तरह यूरोप में हुआ था। वियतनामी राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों में विकसित हुआ था। वियतनाम के विभिन्न समुदायों को मिलाकर आधुनिक वियतनाम राष्ट्र की स्थापना में आंशिक रूप से उपनिवेशवाद का योगदान रहा, तो दूसरी तरफ यह भी सच है कि इस राष्ट्र का स्वरूप औपनिवेशिक वर्चस्व के खिलाफ चले संघर्षों से ही तय हुआ। वियतनाम में वियतनाम के लोगों को जो आज़ादी मिली थी, वहाँ भारत से पहले आज़ादी मिल गई थी और 30 साल तक आज़ादी मिलने के बाद 30 साल तक उनको संघर्ष करना पड़ा। कुछ न कुछ जो उपनिवेशक आए थे वहाँ से उनके लिए कुछ न कुछ प्रॉब्लम थी, कहीं कहीं कुछ चीज़ें उनके आपस में मिलती जुलती थी, या फिर वो जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लेन देन में बनाए रखे होंगे, इसलिए उनको और कठिनाई हुई और 30 साल तक उनके इस चीज़ को उन लोगों को झेलना पड़ा। यदि आप इंडो चाइना के ऐतिहासिक अनुभवों को भारत के अनुभवों से मिलाकर देख तो पाएंगे कि इन दोनों समाजों में औपनिवेशिक समाजों का आचरण और तौर तरीके अलग अलग थे। दोनों जगह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन भी अलग अलग तरीके से ही आगे बढ़ा। इन विभिन्नताओं और समानताओं को देखते हुए आपको यह समझ में मदद मिलेगी कि दुनिया में भिन्न लोगों में राष्ट्रवाद कैसे कैसे विकसित हुआ और उसने समकालीन विश्व की रंग सूरत तय करने में कितनी अहम भूमिका अदा की। इसमें इस पॉइंट में यह बात हो रहा है कि इंडो और चाइना में भी उपनिवेशकवाद आए थे, लेकिन उनसे जो संघर्ष करना सब इंडो का अलग था और चाइना का अलग था। इस प्रकार जो राष्ट्रवाद हुआ था वो अलग अलग हुआ था, अलग अलग तरीके से वो सब संघर्ष किए और उनको बाहर किए। ये इंडो चाइना का नक्शा भी देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। चीन के साये से आज़ादी। अब देखते हैं कि चीन किस प्रकार आज़ादी पाया था। इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है। ये 3 देश हैं वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। फिगर 1 में दिखाया भी गया है। इस पूरे इलाके के शुरुआती इतिहास को देखने पर पता चलता है कि पहले यहाँ बहुत सारे समाज रहते थे और पूरे इलाके पर शक्तिशाली चीनी साम्राज्य का वर्चस्व था, जिसे आज उत्तरी और मध्य वियतनाम कहा जाता है। जब वहाँ एक स्वतंत्र देश की स्थापना कर ली गई तो भी वहाँ के शासकों ने न केवल चीनी शासन व्यवस्था को बल्कि चीनी संस्कृति को भी अपनाए रखा। वियतनाम उस रास्ते से भी जुड़ रहा है जिसे समुद्री सिल्क रूट कहा जाता था। इस रास्ते से वस्तुओं, लोगों और विचारों की खूब आवाजाही चलती थी। व्यापार के अन्य रास्तों के माध्यम से वियतनाम उन दूरवर्ती इलाकों से भी जुड़ा रहता था जहाँ गैर वियतनामी समुदाय जैसे खमेर और कंबोडियाई समुदाय रहते थे। चीन इंडो चाइना था वो 3 देश से मिलकर बना था, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इनके इतिहास को देखने से यह पता चला कि यहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते थे, मतलब बहुत सारे मतलब अन्य अन्य कास्ट के लोग भी वहाँ रहते थे। और जब उनका चीनी साम्राज्य जब बना और जब आज़ादी मिली तो वहाँ एक चीनी साम्राज्य स्थापित हुआ जो वहाँ का शक्तिशाली राज्य था, वो साम्राज्य था, वो आगे आया और वह स्थापना किया। उसने ही चीनी संस्कृति को भी अपनाए रखने के लिए बनाए रखा। वियतनाम भी इससे जुड़ गया। वह समुद्री सिल्क रूट से भी होकर जाता था, जिससे वह कई देशों से भी संबंध बनाए रखता था। कुछ ये वियतनाम के भी सीन है जो जहाँ से समुद्र बंदरगाह भी थे और अन्य कंपनियां भी आती जाती थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में इनको ज़्यादा बेनिफिट होता था। औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध।
वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद वियतनामियों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। जीवन के हर मोर्चे पर जनता का औपनिवेशिक शासकों के साथ टकराव होने लगा। फ्रांसीसी का नियंत्रण सबसे ज़्यादा तो सैनिक और आर्थिक मामलों में ही दिखाई देता था, लेकिन वियतनामी संस्कृति को तहस-नहस करने के लिए भी उन्होंने सुनियोजित प्रयास किए। फ्रांसीसी और उनके वर्चस्व का एहसास कराने वाली हर चीज़ के खिलाफ वियतनामी समाज के हर तबके ने जमकर संघर्ष किया और यहीं से वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज पड़े। वियतनाम पर फ्रांसीसी का कब्जा बहुत ज़बरदस्त था। वियतनाम की ज़िंदगी जो थी पूरी तरह एकदम नष्ट कर दी, एकदम बर्बाद कर दिए, और इसलिए औपनिवेशिक और शासकों के बीच और वियतनाम के लोगों के बीच टकराव होने लगा और उनकी संस्कृति को भी तहस-नहस करने लगे। फ्रांसीसी जो लोग थे वो वियतनाम की संस्कृति को नहीं अपनाते थे, वो अपने संस्कृति पर ज़्यादा बढ़ावा देते थे। इस तबके को मतलब इसमें वियतनामी समाज जो था वो जमकर संघर्ष किया और यहीं से राष्ट्रवाद भी शुरू हुआ। यहाँ से देखिए ये फिगर में आपको दिखाया गया है एक जो न्यूयन राजवंश के खिलाफ चढ़ाई का नेतृत्व करने वाले फ्रांसीसी अफसर फ्रांसीसी गार्नियर की दरबारी सिपाहियों की हत्या का दृश्य। जो फ्रांसीसी सिपाही था उसके हत्या का चित्र दिखाया गया। फ्रांसीसी सेना ने पहली बार 1858 ईस्वी में वियतनाम की धरती पर डेरा डाला। फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, वो पहले 1858 ईस्वी में वियतनाम की धरती पर डेरा डाला। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फ्रांसीसियों ने वियतनाम पर कब पैर रखा, कब मतलब आक्रमण किया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो राइट डाउन 1858 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन बनता हो, कहीं बाहर से नहीं बनता। आपके बोर्ड में भी हो या किसी भी लेवल के IAS PCS या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही होता है कि धरती पर डेरा डाला। 80 के दशक के मध्य तक आते आते उन्होंने देश के उत्तरी इलाके पर मजबूती से कब्जा जमा लिया। फ्रांस चीन युद्ध के बाद उन्होंने टोकिन और अनाम पर भी कब्जा कर लिया। 1857 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। बाद के दशकों में एक और फ्रांसीसी शासक वियतनाम पर अपना कब्जा जमाते गए और दूसरी तरफ वियतनामियों को यह बात समझ में आने लगी कि फ्रांसीसियों के हाथों वे क्या क्या गंवा चुके हैं। इसी सोच विचार और जद्दोजहद से वियतनाम में राष्ट्रवादी प्रतिरोध विकसित हुआ। चित्र 4 में फ्रांसीसी अन्वेषण बल द्वारा तैयार किया गया मेकोंग नदी का उत्कीर्ण चित्र। इस अन्वेषण दल में गार्नियर भी शामिल था। जो गार्नियर सिपाही था मारा गया था, उसमें इस नदी में यहाँ में भी वो शामिल था। इस फिगर को भी दिखाया गया है। दुनिया भर के उपनिवेशक ने नदियों की खोजबीन किया, उनके नक्शे बनाए गए हैं। उपनिवेशक शासक इस बात को जानने का प्रयास करते थे कि कौन सी नदी कहाँ कहाँ से होकर जाती है, उसका उद्गम स्थल क्या है और यह कैसे कैसे भूभागों से होकर जाती है। इस जानकारी के आधार पर उनका व्यापार और परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इन खोजी किधर चला गया अभियानों के दौरान असंख्य नक्शे और तस्वीरें भी बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की ज़रूरत क्यों थी। देखते हैं फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की ज़रूरत क्यों थी, मतलब वो क्यों उपनिवेशकवाद में बने, एक स्थान से दूसरे स्थान गए या कई अन्य देश में भी जाकर उन्होंने अपना कब्जा किया। एक ज़माने में प्राकृतिक संसाधन हासिल करने और ज़रूरी साजो सामान जुटाने के लिए उपनिवेश बनाना ज़रूरी था माना जाता था। ये इसमें बता रहा था कि मतलब एक चीज़ से तो हम जीवित नहीं रह सकते, हमें अन्य जिस प्रकार हम डेवलपमेंट करते हैं हमें अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत होने लगती है, या फिर हमें अपने आप को और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए अन्य नेसेसरी ज़रूरी सामानों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दूसरे पश्चिम राष्ट्रों की तरह फ्रांसीसियों को भी लगता था कि दुनिया के पिछड़े समाज तक सभ्यता की रोशनी पहुंचाना विकसित यूरोपीय राष्ट्र का दायित्व है।
फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मेकोंग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले वहां नहरें बनाई, जल निकासी का प्रबंध शुरू किया, सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई गई, बहुत सारी नई नहरें और भूमिगत जलधाराएं बनाई गई, ज़्यादातर लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाकर निर्मित की गई। इस व्यवस्था किससे चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। वियतनाम दूसरे देशों को चावल निर्यात करने लगा। 1873 ईस्वी में चावल की खेती केवल 2,74,000 हेक्टेयर इलाके में होती थी। 27 साल बाद यानी सन 1900 ईस्वी में यह क्षेत्रफल 11 लाख हेक्टेयर और 1930 ईस्वी में बढ़कर 22 लाख हेक्टेयर हो गया। अब तक वियतनाम का 2/3 चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने लगा था। 1931 ईस्वी तक वियतनाम दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका था। राइट डाउन नोट पॉइंट। 18वीं शताब्दी में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश वियतनाम ही था, जो तीसरे नंबर पे आ गया था 1931 ईस्वी में। तो इसमें फ्रांसीसियों ने क्या किया कि उसमें जो फ्रांसीसी थे वो वियतनाम के मेकोंग में, मतलब उनका कहना था कि अगर छोटे छोटे जो इलाके हैं उन पे हम ध्यान दें कि फिर उसके बाद उनको जो चीज़ की कमी है अगर हम उसको उपलब्ध कराते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ हो रहा है उसको हमको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए उन्होंने वियतनाम में ही खेती बढ़ाने का फैसला किया और वहाँ पर नहरें बनाई और वहाँ पर चावल उत्पाद करने लगे। अगर एक पहली बार तो उन्होंने 2,74,000 हेक्टेयर में पहले जो वियतनाम में खेती होती थी 2,74,000 में खेती होती थी, बट 27 साल बाद वहीं 1900 में यही क्षेत्रफल 11 लाख हेक्टेयर और 1930 में बढ़कर 22 लाख हेक्टेयर हो गया और यहाँ से वियतनाम से बहुत ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट होने लगा। इसी दौरान व्यापारिक वस्तुओं के आवागमन, फौजी टुकड़ियों की आवाजाही और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए संरचनागत परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया गया। पूरे इंडो चाइना से गुजरने वाला एक विशाल रेल नेटवर्क बनाया गया। इसके माध्यम से वियतनाम के उत्तरी व दक्षिणी भाग चीन से जुड़ गए। यह रेल नेटवर्क चीन में स्थित एनान प्रांत तक जाता था। यह नेटवर्क 1910 ईस्वी में बनकर पूरा हुआ था। उसी समय एक और लाइन बिछाई गई जिसके जरिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेन के रास्ते होते हुए वियतनाम को सियाम देश, उस समय थाईलैंड का यही नाम हुआ करता था, से जोड़ दिया गया। तो मतलब जब वहाँ पर चावल होने लगा तो उसके दौरान व्यापारियों का आवागमन और फौजियों की छोटे छोटे मतलब टुकड़ियों में आना जाना शुरू हुआ। वहाँ पर जो रख रखाव या उसको नियंत्रण पाने के लिए एक संरचनागत परियोजना का निर्माण किया गया और वहाँ पर भी रेल नेटवर्क बनाया गया और लाइन बिछाई गई और राजधानी कंबोडिया की राजधानी पेन के रास्ते से होते हुए वियतनाम को सियाम देश से भी जोड़ दिया। 1920 ईस्वी के दशक तक आते आते फ्रांसीसी व्यवसायी अपने कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने लगे। वियतनाम सरकार पर इस बात के लिए और दबाव डालने लगे कि संरचनागत परियोजना को और भी तेज़ी से बढ़ाया जाए। देखिए अब यहाँ से शुरू होने लगा, क्योंकि जब उनका एक्सपोर्ट जो उपनिवेशवाद आए थे वहाँ पर चावल की खेती की और जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होने लगा तो वियतनाम जहाँ पर आए थे खेती करे तो उन्हीं के सरकार को भी दबाव में डालने लगे कि अब इसको और तेज़ी से बढ़ाया जाए। मतलब उनके एकदम जो चाहे वो मतलब उनको एक तरह से कंज्यूम करने लगे थे कि अब इसको अब और ज़्यादा बढ़ाया जाए। क्या उपनिवेशक का विकास करना ज़रूरी है? हम देखते हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं कि स्वामी राष्ट्रों के हितों को पूरा करने के लिए ही उपनिवेश बनाए जाते थे। सवाल यह है कि स्वामी राष्ट्र को हितों के ये साधनों का तरीका क्या हो। प्रभावशाली लेखक और नीति निर्माता पॉल बर्नार्ड जैसे कुछ लोगों का मानना था कि उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का विकास करना जरूरी है। उनका कहना था कि उपनिवेश मुनाफा कमाने के लिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए अगर गुलाम देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा तो ये ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, जिससे बाजार फैलेगा और फ्रांसीसी व्यवसायों को फ़ायदा होगा।
बर्नार्ड ने वियतनाम की आर्थिक प्रगति को बाधित करने वाली कई बातें गिनवाईं, जैसे देश की आबादी ज़्यादा थी, खेती का उत्पादन स्तर कम था और किसान भारी कर्ज में डूबे हुए थे। ग्रामीण गरीब कम करने और खेतीहर उत्पादन बढ़ाने के लिए यह जरूरी था कि वियतनाम में भी उसी तरह के भूमि सुधार किए जाएं जिस तरह के सुधार जापान में 1890 ईस्वी के दशक में किए गए थे। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए यह गारंटी नहीं दी जा सकती थी कि सबको रोजगार भी मिल जाएगा। जैसा कि जापान के अनुभवों से स्पष्ट हो चुका था कि नए रोजगार पैदा करने के लिए अर्थव्यवस्था का औद्योगिकीकरण करना जरूरी था। ये वहाँ पर दिया गया था कि उपनिवेशक का विकास करना जरूरी था। हाँ, यह बात हो सकती है क्योंकि उपनिवेशक के जरिए भी अगर जो देश गरीब होते हैं तो उनको कुछ बढ़ावा मिलता है कि उनके पास जो नहीं होता तो वो वहाँ पर आकर उपनिवेश अपना जो कंपनी होती है या फिर कुछ भी करते हैं, उनको उनसे वहाँ के जो मजदूर होते हैं या जो किसान होते हैं वो अपना काम करते हैं और वहाँ से उनके जरिए पैसा भी मिलता है और जिस देश में वो आते हैं उपनिवेश उस देश को भी फायदा होता है। जब उनके रख रखाव उनके जो जिस राष्ट्र में आए हैं उनके अगर जरिए सब काम हो रहा है तो फायदा होता है। ऐसा नहीं कि उपनिवेश के जरिए सब घाटा ही घाटा होता है। इसमें पाल बर्नार्ड नीति निर्माता पाल बर्नार्ड के द्वारा बताया भी गया था कि जो वियतनाम थे वहाँ के कृषि उत्पादक बहुत कम थी और वहाँ के किसान भी बहुत गरीब थे। तो अब इससे फ्रांसीसियों के जाने से वहाँ पर किसान को भी बढ़ावा मिला और खेती करने लगे और उनका स्तर भी ऊंचा हो गया। इससे कंट्री को भी फायदा हुआ। वियतनाम की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चावल की खेती, रबड़ के बागानों पर आश्रित थी। इन फ्रांस और वियतनाम के मुट्ठी भर धनी तबके का स्वामित्व था। इस क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही रेल और बंदरगाह की सुविधाएं विकसित की जा रही थी। रबड़ के बागानों में वियतनामी मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के तहत काम करवाया जाता था। बर्नार्ड राय के विपरीत फ्रांसीसियों ने वियतनाम की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए। ग्रामीण इलाकों में जमींदारों का बोलबाला था और जीवन स्तर गिरता जा रहा था। वियतनाम में एक फ्रांसीसी हथियार सौदागर 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ऐसे बहुत सारे लोग मुनाफे के लिए वियतनाम की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चावल की खेती, रबड़ की बागानों पर आश्रित थी। इसलिए इन पर जो फ्रांसीसी थे वियतनाम पर मुट्ठी भर धनी तबके का स्वामित्व रहते थे। इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो रेल और बंदरगाह की सुविधाएं विकसित भी कराए। बर्नार्ड का जो राय था वो विपरीत फ्रांसीसियों ने तो वियतनाम की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। जैसे बर्नार्ड ने कहा था कि वहाँ के जो उपनिवेशक आते हैं उनसे कुछ बेनिफिट होता है हमें इसका, तो उन पर फ्रांसीसी जो थे वियतनाम पर उस पर कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं दिखा। जो ग्रामीण के इलाकों में ज़मींदार का बोला था उनका अभी स्तर अब धीरे धीरे गिरता जा रहा था, क्योंकि अब इनका प्रभुत्व स्थापित हो रहा था और ये कुछ रिचेस्ट हो रहे थे फ्रांसीसी जो थे। ये एक फ्रांसीसी का फिगर दिखाया गया है जो वियतनाम में भी राज्य करने के लिए आया था। औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा। फ्रांसीसी औपनिवेशकवाद सिर्फ आर्थिक शोषण पर केंद्रित नहीं था, उसके पीछे सभ्य बनने का विचार भी काम कर रहा था। जिस तरह भारत में अंग्रेज दावा करते थे उसी तरह फ्रांसीसियों का दावा था कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं। उनका विश्वास था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुकी, इसलिए वे मानते थे उपनिवेशों में आधुनिक विचारों का प्रसार करना यूरोपीय का ही दायित्व है और इस दायित्व को पूर्ति करने के लिए अगर उन्हें स्थानीय संस्कृतियों, धर्मों व परंपराओं को भी नष्ट करना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी यूरोपीय शासक इन संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं को पुराना व बेकार मानते थे। उन्हें लगता था कि ये चीज़ें आधुनिक विकास को रोकती हैं। देशीय जनता को सभ्य बनाने के लिए शिक्षा को काफ़ी अहम माना जाता था, लेकिन वियतनाम में शिक्षा का प्रसार करने से पहले फ्रांसीसियों को एक और दुविधा हल करनी थी। दुविधा इस बात को लेकर थी कि वियतनाम को किस हद तक कितनी शिक्षा दी जाए। फ्रांसीसियों को शिक्षित कामगारों की ज़रूरत
तो थी, लेकिन गुलामों को पढ़ाने लिखाने की से भी समस्याएं पैदा हो सकती थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वियतनाम के लोग औपनिवेशिक शासनकाल पर सवाल भी उठा सकते थे। इतना ही नहीं, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को जिन्हें कोलोन कहा जाता था, उनको तो यह भी भय था कि स्थानीय लोगों की शिक्षा के प्रसार से उनके काम धंधे भी और नौकरियां हाथ से न चली जाएं। लोगों में कोई शिक्षक, कोई दुकानदार, कोई पुलिस वाला था, इसलिए ये लोग वियतनामियों को पूरी फ्रांसीसी शिक्षा देने का विरोध करते थे। जो इनके औपनिवेशिक शिक्षा में दुविधा आई थी, औपनिवेशिक उनके आर्थिक शोषण, जो वियतनाम पर फ्रांसीसी वियतनाम पर औपनिवेशवाद के रूप में आए थे, उनका आर्थिक शोषण पर ध्यान केंद्रित नहीं था। उनके पीछे वो यह भी चाहते थे, जो उपनिवेशकवाद आए थे, कि उनको सभ्य बनाया जाए। और जिस तरह भारत में अंग्रेज़ दावा करते थे, जो फ्रांसीसी आए थे, उनका दावा था कि यूरोप में उनकी जो सभ्यता है वो सबसे मजबूत है, और उनकी सभ्यता को ही जब अगर बढ़ावा दिया जाए तो जो उनका मतलब यूरोप में अपनी सभ्यता को बढ़ावा देने का उनका वो अपने को दायित्व मानते थे। और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उनकी सभ्यता को हमें अगर नष्ट भी हो जाती है तो इससे कोई उनको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी सभ्यता जो थी वो आधुनिक चीज़ें विकसित करने में काम है, उन आधुनिक विकास को रोकती हैं, उन्हें ऐसा लगता था। और देसी जनता को सभ्य बनाने का काफ़ी अहम माना, जो मतलब गांव के लोग थे उनको शिक्षा देने के लिए काफ़ी अहम माना जाता था, क्योंकि वहाँ के लोगों को उनको कारीगरों के रूप में भी इस्तेमाल करना था। अगर वो शिक्षित नहीं होंगे तो उनसे काम भी नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा पाएगा। इसलिए वो सोचते थे कि अब इनको मतलब कितना शिक्षा दिया जाए, कितना, यह भी उन्हें कठिनाई आने लगी कि अगर इनको पूरी तरह से शिक्षित कर दिया जाए तो कहीं हमारे नौकरियां न चली जाएं। यही इनकी शिक्षा में विरोध आ रहे थे। आधुनिक सोच और शिक्षा की भाषा। नेक्स्ट वन, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांसीसियों को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। वियतनाम के धनी और अभिजात तबके के लोग चीनी संस्कृति से गहरे तौर पर प्रभावित थे। फ्रांसीसियों की सत्ता को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए इस प्रभाव को समाप्त करना जरूरी था। फलस्वरूप पहले उन्होंने परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से तहस नहस किया और फिर वियतनामियों के लिए फ्रांसीसी किस्म के स्कूल खोल दिए। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। अब तक समाज के खाते पीते तबके के लोग चीनी भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसे हटाना जरूरी था। लेकिन इसकी जगह लेने वाली भाषा कौन सी हो? चीनी भाषा को हटाकर लोगों को वियतनामी भाषा पढ़ाई जाए या उन्हें फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए? इस सवाल पर लोगों के बीच दो मत थे। कुछ नीति निर्माता मानते थे कि फ्रांसीसी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। उन्हें लगता था कि फ्रांसीसी भाषा सीखने से वियतनाम के लोग फ्रांस की संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो जाएंगे। इस प्रकार यूरोपीय फ्रांस के साथ मजबूती से बढ़े एक एशियाई फ्रांस की रचना करने में मदद मिलेगी। वियतनाम के शिक्षा प्राप्त लोग फ्रांसीसी भावनाओं व आदर्शों का सम्मान करने लगेंगे, फ्रांसीसी संस्कृति की श्रेष्ठता के कायल हो जाएंगे और फ्रांसीसियों के लिए लगन से काम करने लगेंगे। बहुत सारे लोग इस बात के खिलाफ थे कि वो पढ़ाई के लिए केवल फ्रांसीसी भाषा को ही माध्यम बनाया जाए। इनका विचार था कि अगर छोटी कक्षाओं में वियतनामी और बड़ी कक्षाओं में फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये यहाँ तक चाहते थे कि जो थोड़े लोग फ्रांसीसी सीख लेंगे और फ्रांस की संस्कृति को वो अपना लेंगे, उन्हें फ्रांस की नागरिकता भी प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन स्कूलों में दाखिला लेने की ताकत तो वियतनाम के धनी वर्ग के पास ही थी। यह देश की आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा था। जो स्कूल में दाखिला ले पाते थे उनमें से भी बहुत थोड़े ऐसे विद्यार्थी ही ऐसे होते थे जो सफलतापूर्वक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाते थे। दरअसल बहुत सारे बच्चों को तो आखिरी साल की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि वे अच्छी नौकरियां के लिए योग्यता प्राप्त न कर सके। आमतौर पर 2/3 विद्यार्थियों को इस तरह फेल कर दिया जाता था। 1925 ईस्वी में 1,70,00,000 आबादी में स्कूल की पूरी पढ़ाई करने वालों की संख्या 400 से भी कम थी। यहाँ पर हम इतना देख देते हैं कि कितना क्या हुआ था।
जो शिक्षा की भाषा थी, आधुनिक सोच था जो उपनिवेशक का, जो उपनिवेशक फ्रांसीसी जब आए थे वहाँ पर वियतनाम में, तो उन्होंने स्कूल खोलने का वादा किया कि अब यहाँ पर जो था चीनी भाषा को हटाया जाए। वियतनाम पर वियतनाम के लोग चीनी भाषा भी बोलते थे और वियतनामी भी भाषा का यूज करते थे। तो फ्रांस के लोग जो थे उन्होंने सोचा कि ये अगर हम यहाँ पर अपनी भाषा को अगर रखते हैं, तो अगर ये लोग वियतनामी लोग अगर फ्रांसीसी भाषा को सीख जाते हैं तो उनको काम करने में और कोई कठिनाई नहीं होगी, और उनके साथ अच्छे खासे संबंध भी हो जाएंगे, और वहाँ के लोगों को नागरिकता भी फ्रांस की मिल जाएगी। इससे उनके फ्रांस की भाषा को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन कुछ नीति निर्माता ये मानते थे, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे। उन्होंने यह भी कहा कि छोटी कक्षा में वियतनाम की भाषा को पढ़ाया जाए और बड़ी कक्षा में फ्रांस को पढ़ाया जाए। तो ज़्यादा वहाँ पर जो स्कूल खोले गए थे, फ्रांस का जो स्कूल खुला था वहाँ पर केवल वियतनाम के धनी वर्ग के ही लोग जा पाते थे, और वहाँ पर इस स्कूल में बहुत बड़ी से बड़ी संख्या में बच्चे पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते थे। 1985 ईस्वी में 1,70,00,000 की जनसंख्या में केवल 400 से भी कम बच्चे पूरी पढ़ाई किए थे। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या। स्कूली किताबों में फ्रांसीसियों का गुणगान किया जाता था और औपनिवेशिक शासन को सही ठहराया जाता था। अब वियतनामियों को आदिम और पिछड़ा दर्शाया जाता था, जो शारीरिक श्रम तो कर सकते हैं लेकिन बौद्धिक कामों के लायक नहीं। ये खेतों में काम तो कर सकते हैं लेकिन अपना शासन खुद नहीं चला सकते। ये माहिर नकलची तो हैं पर उसमें रचनाशीलता नहीं है। स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाता था कि वियतनाम में केवल फ्रांसीसी ही शांति कायम कर सकते हैं। जब भी वियतनाम में फ्रांसीसी शासन की स्थापना हुई है, वियतनामी किसान डाकुओं के भय से आज़ाद हो गए हैं। चारों तरफ अमन चैन है और किसान दिल लगाकर काम कर सकते थे। जो स्कूल की किताब में पढ़ाया जो स्कूल की किताब थी उनमें फ्रांसीसियों का गुणगान किया जाता था। औपनिवेशिक शासन को ही सही ठहराया जाता था। उनमें उसके उपनिवेशक वियतनाम के लोगों को आदिम पिछड़ा दर्शाया जाता था। उनको बोला जाता था ये लोग काम कर सकते हैं लेकिन शासन नहीं, और ये लोग ये लोग नकलची तो हैं लेकिन रचनाकार नहीं। स्कूली बच्चों और वियतनाम में ये भी हो सकता है, और उनका दावा था कि फ्रांसीसी की वजह से ही यहाँ पर शांति कायम है, और ये किसान डाकुओं के भय से जो भय से आज़ाद हो गए हैं वो मन लगा के काम कर सकते हैं। आधुनिक दिखने की चाह। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए 1907 ईस्वी में टोंकिन फ्री स्कूल खोला गया। इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं भी शामिल थी, जो शाम को लगती थी और उनके लिए अलग से फीस ली जाती थी। इस स्कूल की नज़र में आधुनिक के क्या मायने थे, इससे उस समय की सोच को अच्छी तरह समझा जा सकता था। स्कूल की राय में सिर्फ विज्ञान और पश्चिमी विचारों की ये शिक्षा प्राप्त कर लेना ही काफ़ी नहीं था। आधुनिक बनाने के लिए वियतनामियों को पश्चिमी के लोगों को जैसा ही दिखना भी पड़ेगा। इसलिए यह स्कूल अपने छात्रों को पश्चिमी शैलियों को अपनाने के लिए उकसाता था। मसलन बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। वियतनामियों के लिए यह अपनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने वाली बात थी। वे तो पारंपरिक रूप से लंबे बाल ही रखते थे। इस आमूल परिवर्तन का महत्व स्पष्ट करने वाला एक बाल कटाई श्लोक तक गढ़ लिया गया था। श्लोक क्या था? अच्छा, इसको हम देख लेते थे क्या था, उसके बाद श्लोक देखते हैं। जो पश्चिमी ढंग से जो शिक्षा देने के लिए 1907 ईस्वी में टोकिन में फ्री स्कूल खोला गया था, उसमें विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा पढ़ाया जाता था। इस स्कूल की नज़र में आधुनिक के क्या मायने थे यह देखा जाता था, और वहाँ पर फ्रांस की तरह लोगों के बच्चों के ये बाल कटवाने पड़ते थे और उनकी तरह रहना पड़ता था। तो ये उनके लिए एक चैलेंजेबल बात थी, क्योंकि वो लोग वियतनाम के जो लोग थे वो शुरू से ही लंबे बाल रखते थे। तो एक बाल कटाई श्लोक भी यहाँ पर है। बाएं हाथ में कंघा थामे, दाएं हाथ में कैंची, कच कच कपच कपच खबरदार ख्याल रखो, वहियात आदतें छोड़ दो, बच्चों जैसा क्यों करते, मुंह खोलकर बोलो बेधड़क, पश्चिमी तौर तरीके सीखो।
ये उस पर फ्रांसीसी ये भाषा को लेकर ज़्यादा जोर दिया गया है इस श्लोक के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट, स्कूलों में विरोध के स्वर। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने इस पुस्तक और पाठ्यक्रम का आंख मूंद का अनुसरण नहीं किया। कहीं इनका खुलकर विरोध हुआ तो कहीं लोगों को खामोशी से प्रतिरोध दर्ज कराया। जैसे जैसे छोटी कक्षाओं में वियतनामी शिक्षकों की संख्या बढ़ती गई, इस बात पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता गया कि उन कक्षाओं में क्या पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे वियतनामी शिक्षक किताबें में लिखी बातों को चुपचाप बदल कर पढ़ाने लगते थे और जो उनमें छपा होता था उसमें मीन मेख निकालने लगते थे। 1926 ईस्वी में साइगान नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। विवाद तब शुरू हुआ जब एक कक्षा में अगली सीट पर बैठी वियतनामी लड़की को उठाकर पिछली कतार में जाकर बैठने के लिए कह दिया गया, क्योंकि अगली सीट पर एक स्थानीय फ्रांसीसी लड़की को बैठना था। वियतनामी लड़की ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। स्कूल का प्रिंसिपल एक कोलोन यानी उपनिवेशक में रहने वाला फ्रांसीसी था। उसने लड़की को स्कूल से निकाल दिया। जब दूसरे विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल के फैसलों का विरोध किया तो भी उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद तो यह विवाद और फैल गया। लोग खुलेआम जुलूस निकालने लगे। हालात बेकाबू होने लगे तो सरकार ने आदेश दिया कि लड़की को दोबारा स्कूल में वापस ले लिया जाए। प्रिंसिपल ने लड़की को वापस दाखिला तो दिया, लेकिन साथ यह भी ऐलान कर दिया, मैं सारे वियतनामियों को पांव तले कुचल कर रख दूंगा। वाह, तुम लोग मुझे वापस भिजवाना चाहते हो? अच्छी तरह गांठ बांध लो। जब तक एक भी वियतनामी कोचिन चाइना में बसने की जुर्रत करता रहेगा, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। दूसरे इलाकों में भी छात्र छात्राओं ने सरकार की इस चाल का जमकर विरोध किया कि वियतनामी बच्चों को सफ़ेद पोश नौकरियों के लायक योग्यता न मिले। ये विद्यार्थी देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित थे। उनको विश्वास था कि शिक्षित को समाज के भले के लिए काम करना चाहिए। उनकी इसी सोच के कारण न केवल फ्रांसीसियों के साथ बल्कि स्थानीय अभिजात वर्ग के साथ भी उनका टकराव बढ़ने लगा, क्योंकि दोनों को ही लगता था कि इस तरह तो उनकी हैसियत और सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। 1920 ईस्वी के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। उन्होंने यंग अन्ना जैसी पार्टियां बना ली थी और वे अन्नानीज स्टूडेंट अन्नान के विद्यार्थी जैसी पत्रिकाएं निकालने लगे। पाठशालाएं राजनीतिक सांस्कृतिक संघर्ष के अखाड़ों में तब्दील होने लगी। शिक्षा पर नियंत्रण के माध्यम से फ्रांसीसी वियतनाम पर अपना कब्जा और मजबूत करने की फिराक में थे। वे जनता की मूल्य मान्यताओं और तौर तरीकों और रवैयों को बदलने का प्रयास करने लगे ताकि लोग फ्रांसीसी सभ्यता को श्रेष्ठ और वियतनामियों को कमतर मानने लगे। दूसरी तरफ वियतनामी बुद्धिजीवियों को लगता था कि फ्रांसीसियों का शासन वियतनाम न केवल अपने भूभाग पर नियंत्रण खोता जा रहा है बल्कि अपनी पहचान भी गंवाता जा रहा है। उसकी संस्कृति और मूल्यों का अपमान किया जा रहा है और लोगों में राजा प्रजा वाला भाव पैदा हो रहा था। फ्रांसीसी औपनिवेशिक शिक्षा के खिलाफ चल रहा था संघर्ष उपनिवेशवाद के विरोध में और स्वतंत्रता के हक में चलने वाला व्यापक संघर्ष का हिस्सा बन गया। ये इस वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट था और अच्छा भी इंटरेस्टिंग पॉइंट था। जो वहाँ पर वियतनाम में जो फ्रांसीसियों ने स्कूल खोला था उसमें विरोध क्यों हुआ? जब वहाँ पे वियतनाम के जो टीचर थे, मतलब जो शिक्षक थे, वो अपने जो उस फ्रांसीसी बुक थी वो जब पढ़ाने लगते थे, वो अपने उस बुक से अगर कोई ख़राब बातें निकलती जो उनके विरुद्ध होती थी वो उनको बदल कर पढ़ा रहे थे और उसका अलग अलग अर्थ निकाले थे। तो एक बार क्या हुआ, 1926 ईस्वी में साइगान नेटिव गर्ल्स में एक वियतनाम की राष्ट्र की लड़की थी, जो वियतनामी लड़की थी जो आगे बैठी थी। तो उसको उठाकर जो एक कोलोन क्या था, उपनिवेशक मतलब फ्रांसीसी ये टीचर था, वो एक फ्रांसीसी लड़की को आगे बैठा दिया और वियतनामी लड़की को पीछे बैठा दिया। और उसके बाद जब वियतनामी लड़की ने इसका विरोध किया तो उसको कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। इसको बाहर निकालने के बाद कई वियतनामी लड़के ने भी इसका विरोध किया कि उनको क्यों बाहर निकाला गया। और इसके अलावा जगह जगह पर जुलूस निकलने लगे और आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी भी बनने लगे। तो उन पर जब प्रभाव पड़ा तो सरकार के कहने प्रिंसिपल ने लड़की को वापस दाखिला दे तो दिया, लेकिन उसने उस समय यह भी ऐलान कर दिया कि मैं सारे वियतनामियों को पांव तले कुचल दूंगा और तुम लोग जो यह सोच रहे हो कि मैं तुम्हें
कोचिन चाइना में बसने की ज़रूरत करोगे ना, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। दूसरों इलाकों में भी छात्र छात्राओं ने सरकार की इस चाल का जमकर विरोध किया और वियतनामी बच्चों को सफ़ेद पोस्ट नौकरियों के लायक योग्यता न मिल सके। ये विद्यार्थी देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित थे। उनको विश्वास था कि शिक्षित को समाज के भले के लिए काम करना चाहिए। उनकी इसी सोच का कारण न केवल फ्रांसीसी के साथ ही बल्कि स्थानीय अभिजात वर्ग के साथ भी उनका टकराव बढ़ने लगा, क्योंकि दोनों को वही लगता है इस तरह तो उनकी हैसियत और सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। 1920 ईस्वी के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे। उन्होंने यंग अन्ना जैसी पार्टियां बना ली थी और वे अन्नानीज स्टूडेंट अन्नान के विद्यार्थी जैसे पत्रिकाएं निकालने लगे थे। पाठशालाएं राजनीतिक सांस्कृतिक संघर्ष के अखाड़ों में तब्दील होने लगी। शिक्षा पर नियंत्रण के माध्यम से फ्रांसीसी वियतनाम पर अपना कब्जा और मजबूत करने की फिराक में थे। वे जनता की मूल्य मान्यताओं तरीकों और रवैयों को बदलने का प्रयास करने लगे ताकि लोग फ्रांसीसी सभ्यता को श्रेष्ठ और वियतनामियों को कमतर मानने लगे। दूसरी तरफ वियतनामी बुद्धिजीवियों को लगता था कि फ्रांसीसियों के शासन में वियतनाम में न केवल अपने भूभाग पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा है बल्कि अपनी पहचान भी गंवाता जा रहा है। उसकी संस्कृति और मूल्यों का अपमान किया जा रहा था और लोगों में राजा प्रजा वाला भाव पैदा हो रहा था। फ्रांसीसी औपनिवेशिक शिक्षा के खिलाफ चल रहा था। औपनिवेशिक संघर्ष के विरोध में स्वतंत्रता के हक में चलने वाला व्यापक संघर्ष था। जो वियतनामी छात्र छात्राओं थे उन्होंने जमकर विरोध किया, क्योंकि जो सफ़ेद पोस्ट की नौकरियां के लायक नहीं थे। जो फ्रांसीसी जो अपने नौकरी निकालते थे केवल फ्रांसीसी बच्चे ही पाते थे, इसलिए उन्होंने जमकर विरोध किया। उन्होंने पढ़ लिख कर अच्छे पोस्ट पर समाज का भला चाहा, लेकिन इससे जो आसपास के पड़ोसी देश थे वो भी और फ्रांसीसियों को भी चिंता होने लगी कि यह आगे चलकर बहुत भयावह हो सकता है। और वो फ्रांसीसी जो थे स्कूल के माध्यम से अपना स्तर और अपनी भाषा को मजबूत करना चाहते थे। और जो वियतनामी लोग थे उन्होंने लग रहा था कि अब उन्होंने अपना पहचान और अपनी भाषा को नष्ट कर रहे हैं। साफ सफाई, बीमारी और रोजमर्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ ऐसे राजनीतिक संघर्ष सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं चल रहे थे। बहुत सारे दूसरे संस्थानों में गुलाम जनता नाना प्रकार से अपने गुस्सों में अभिव्यक्त कर रही थी। मतलब उपनिवेशवाद के खिलाफ जो राजनीतिक संघर्ष थे वो शिक्षा के ही नहीं बल्कि अन्य मामले में साफ सफाई, बीमारी और रोजमर्रा के भी गुस्सा जाहिर कर रही थी। हनोई पर प्लेग हमला। स्वास्थ्य और साफ सफाई का भी उदाहरण लें। जब से फ्रांसीसियों ने एक आधुनिक वियतनाम की स्थापना का काम शुरू किया तो उन्होंने फैसला लिया कि वे हनोई का भी पुनर्निर्माण करेंगे और एक आधुनिक शहर का भी निर्माण करने के लिए वास्तुकला के क्षेत्र में सामने आ रहे हैं। नवीनतम विचारों और आधुनिक इंजीनियरिंग निपुणता का इस्तेमाल किया गया। 1903 ईस्वी में हनोई में नवनिर्मित आधुनिक भाग में ब्यूबानिक प्लेग में महामारी फैल गई। बहुत सारे औपनिवेशिक देशों में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जो कदम उठाए गए उनके कारण भी भारी सामाजिक तनाव पैदा हुए, परंतु हनोई के हालात तो कुछ खास ही थे। वहाँ ये हनोई का एक चित्र दिया हुआ। हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्से के एक खूबसूरत साफ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था। वहाँ चौड़ी सड़कें थी और निकासी का बढ़िया इंतजाम था। विदेशी बस्ती में ऐसी कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। पुराने शहर का सारा कचरा, गंदा पानी सीधे नदी में बहा दिया जाता था। भारी बरसात या बाढ़ के समय तो सारी गंदगी सड़कों पर ही तैरने लगती थी। असल में प्लेग की शुरुआत ही उन चीज़ों से हुई थी जिनको शहर से फ्रांसीसी भाग में स्वच्छ परिवेश बनाए रखने के लिए लगाया गया था। शहर के आधुनिक भाग से लगे विशाल सीवर आधुनिकता का प्रतीक थी। यही सीवर चूहे के पनपने के लिए भी आदर्श साबित हुई। ये सीवर चूहे की निर्बाध आवाजाही के लिए भी उचित थे। उनमें चलते हुए चूहे पूरे शहर में बेखटके घूमते थे और इन्हीं पाइपों के रास्ते चूहे फ्रांसीसियों के चाक चौबंद घरों में घुसने लगे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी पता चल सके कि यहाँ पर क्लास 6 to 12 की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लिए इतना ही, फिर चलते हैं और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।